नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर की क्लास लगने वाली है। 16 दिनों का मेगा प्लान, नरेंद्र मोदी सरकार अब क्या बड़ा करने जा रही है, आपदा में अवसर की हकीकत क्या है, 12 साल में कितना बदला भारत, मैन पावर वाला देश क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है, पीएम मोदी का 4000 करोड़ का प्लेन देखने वालों को मोदी का वो संघर्ष नहीं दिखता। पाठशाला में मोदी की ऐसी कहानी कि सुनकर आपको यकीन नहीं। शुभेंदु ने गजब कर दिया है, अवैध घुसपैठियों में भारी भगदड़ है, बांग्लादेश बॉर्डर पर भागम भाग मची हुई। दीदी के समय बंगाल का बाबू सोना गुंडा अब निक्कर में शुभेंदु की पुलिस परेड करवा रही है, पब्लिक ठहाका लगा रही है। कोलकाता का स्पेशल चैप्टर। मुस्लिम ब्रदरहुड दोफाड़, ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड ने किया आग में घी का काम। अब ट्रंप क्या करेंगे, फिर से भद पिटवाएंगे या मुनीर को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान का सौदा करके आ गए शहबाज मुनीर। चीन अली बाबा के सामने 40 पाकिस्तानी चोर। क्या है पूरी कहानी, आज आपको बताऊं। लोग घर में बैठे बैठे बीमार पड़ रहे हैं, टेम्परेचर कहां तक जाने वाला है, गर्मी छुट्टी में बच्चों को कब घर से बाहर निकलने दें, खाने पीने में क्या ख्याल रखना है, आपको बताऊं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि 16 दिन का मेगा प्लान नरेंद्र मोदी सरकार अब क्या बड़ा करने जा रही है, आपदा में अवसर की हकीकत क्या है, 12 साल में कितना बदला भारत, मैन पावर वाला देश क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया है, पीएम मोदी का 4000 करोड़ का प्लेन देखने वालों को मोदी का संघर्ष क्यों नहीं दिखाई देता है, और पाठशाला में मोदी की ऐसी कहानी की सुनकर आपको यकीन नहीं हो। नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे हो गए हैं। आज की ही तारीख यानी कि 26 मई को ही नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लोग थक जाते हैं, लोग सिस्टम से आदी हो जाते हैं, लोगों के काम करने के तरीके पर सिस्टम हावी हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के रूटीन में, काम करने की लगन में और देश के लिए एक एक पल खपा देने वाली उनकी इच्छा शक्ति में रत्ती भर कहीं कमी दिखाई नहीं देती। इसका सबसे ताजा उदाहरण अभी हाल ही में हुई पीएम मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा थी, जिसे पीएम मोदी ने लगातार 6 दिनों में पूरा कर दिया था। पीएम मोदी कैसे अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं, इसी से जुड़ी आज एक ऐसी मोदी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको मोदी लुक के पीछे की वजह भी पता चल जाएगी। जब पीएम मोदी कहते हैं कि 56 इंच का सीना, तो विपक्ष उन पर तंज कसता है, ताने मारता है, मजाक उड़ाता है। लेकिन पिछले 12 सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जब पीएम मोदी ने कहकर नहीं बल्कि करके साबित किया है कि वो वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं, जिसमें कड़े फैसले लेने का दम भी हो और दुश्मन के घर में घुसकर मारने का मादा भी। पीएम मोदी ने 12 सालों में कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिसकी हिम्मत किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दिखाई थी, और 12 साल में 12 योजनाओं से मोदी ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वंचित और पीड़ित वर्ग तक कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनकी जिंदगी आसान बना दी है, और कहां चूक होती दिखाई दे रही है, आज ये भी आपको बताऊं। 2014 से अभी तक के दौर को बीजेपी का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इन 12 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उन राज्यों में भी अपना सीएम बना लिया जिन राज्यों में बीजेपी को एक सीट जीतने में भी मुश्किल होती। आज उस पर भी बात होगी, और आज आपको मोदी के संघर्षों की कहानी उनके एक ऐसे दोस्त की जुबानी सुनवाऊंगा जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं हो। आप सोच में पड़ जाएंगे कि मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन पहले एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं। आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश का एक साधारण आदमी आज पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देता है, उनके सामने दंडवत हो जाता है। किसी को भी अपनी जिंदगी में इस तरह का सम्मान आसानी से नहीं मिलता। ऐसा सम्मान खरीदा नहीं जा सकता है, यह सम्मान कमाया जाता है, जो कि पीएम मोदी ने कमाया है। आज राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री सम्मान लेने आए पुडुचेरी के सिलंबम विशेषज्ञ के पजानिवेल पीएम मोदी के सामने दंडवत हो गए। देखिए तस्वीर। पीएम मोदी ने उन्हें पकड़कर उठाया, इसके बाद वो सम्मान लेने राष्ट्रपति के पास गए। पीएम मोदी गैंग, ये तस्वीर देखकर पीएम मोदी के जो विरोधी गैंग है वो ये तस्वीर देखकर छाती पीट रही हो। लेकिन मोदी विरोधी गैंग को ऐसा ही शौक पहले भी लग चुका है। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए हुए थे, आपको याद होगा। तब वहां के पीएम और काउंसलर ने पीएम मोदी के पैर छू लिए थे और उन्हें सम्मान दिया था। एक बार को मोदी विरोधी गैंग कह सकता है कि मोदी ने पजानीवेल को पद्मश्री दिला दिया, इसलिए वो मोदी के चरणों में लेट गए। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के पीएम को मोदी ने क्या दिला दिया? क्या दिला दिया उन्हें तो कुछ नहीं दिया। ना वो भारत के वोटर हैं, ना वो बीजेपी के सदस्य हैं, ना समर्थक हैं। क्योंकि यही वो ग्लोबल रिस्पेक्ट है जो पीएम मोदी ने अपने सादे जीवन और अपने काम से कमाया है, जिसे आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखकर तो पीएम मोदी के जो विरोधी गैंग के लोग हैं उनके कलेजों पर सांप लौट जाए, क्योंकि मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें 33 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। अभी 15 मई को जब वो 5 देशों के दौरे पर गए थे तो साथ में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेकर लौटे। तो आप देखिए कि जिन देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पीएम मोदी को सम्मान दिया है वो क्या सोच कर दिया होगा। पीएम मोदी ने उनका कौन सा फायदा होने वाला है या कौन सा याराना है। यह पीएम मोदी की विश्वव्यापी लोकप्रियता है। और आज पीएम मोदी दुनिया भर में लोकप्रियता के जिस शिखर पर हैं, वहां दूर दूर तक दुनिया का कोई नेता उनके आसपास भटकता हुआ भी दिखाई नहीं। खैर, लौटते हैं आज मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर। आज की तारीख यानी कि 26 मई को बीजेपी इंडिया का रीसेट बटन दबाने की तारीख बता रही है, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी पीएम बने थे और तब से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी रुके नहीं। उन्होंने दिन रात एक करके भारत के ग्रोथ के लिए काम किया है, रफ्तार के साथ वो। और भारत की रफ्तार इतनी बढ़ाई है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इस तरक्की के पीछे मोदी सरकार की मेहनत, विजन और पुरुषार्थ का हाथ है। 12 साल पहले जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब देश कई समस्याओं से घिरा हुआ, कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। हर एक चुनौती से निपटने के लिए पीएम मोदी ने एक्शन प्लान बनाया। और आप देखिए कि देश के विकास में रुकावट बनने वाली तमाम चुनौतियों को पीएम मोदी ने अपनी 12 साल की योजनाओं के जरिए कैसे पछाड़ दिया। जन धन योजना लाकर पीएम मोदी ने गरीबों को बैंकों में एंट्री दिला दी। उज्ज्वला योजना लाकर पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे वाले धुएं से मुक्ति दिला दी। आयुष्मान भारत योजना से पीएम मोदी ने मनचाहे अस्पताल में गरीबों के इलाज की नई व्यवस्था कर दी। मेक इन इंडिया स्कीम लेकर आए और पीएम मोदी ने इसके जरिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नया ग्लोबल मार्केट बना दिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हुनरमंद युवाओं को सपनों की उड़ान उड़ने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया। डिजिटल इंडिया लॉन्च करके पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों के मोबाइल को ही उनका पर्स बना दिया। स्वच्छ भारत मिशन योजना लाकर पीएम मोदी ने हर भारतीय को सड़क से शौचालय तक साफ सफाई रखने की आदत डलवा। जल जीवन मिशन लेकर आए पीएम मोदी और उन्होंने इसके जरिए हर घर नल का जल कैसे पहुंचाया जाता है नल के जरिए वो उन्होंने दिखा दिया, जिसमें पानी के जुगाड़ में महिलाओं को, पहले याद है आपको कि आधा आधा दिन खर्च हो जाता था, महिलाएं जाती थी, लेकिन अब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नल के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया। मुद्रा योजना स्कीम लाकर पीएम मोदी ने छोटे कारोबारी को भी बड़ा सोच की आजादी दी। पीएम किसान सम्मान निधि तो किसानों का सहारा बन गई। पीएम स्वनिधि योजना से छोटे दुकानदारों को बड़ी मदद मिली और पीएम आवास योजना से गरीबों और पक्के घर का सपना साकार होने लगा। इन सभी 12 योजनाओं में से हर एक योजना बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों से जुड़ी हुई थी, जिस पर किसी सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही भारत की इन दशकों पुरानी चुनौतियों की काट खोजी और नई नई योजनाएं लाकर गरीबों की जिंदगी की दुश्वारियों को उन्होंने दूर कर दिया।
लेकिन खुद पीएम मोदी ने कितनी दुश्वारी झेली है, यह बात बहुत कम लोगों को पता। आज राहुल गांधी सहित विरोधी पीएम मोदी पर मौज में रहने का आरोप लगाते हैं। उन्हें 4000 करोड़ का प्लेन दिखाते हैं कि देखिए 4000 करोड़ के प्लेन में निकल गए थे। विपक्ष को मोदी के सूट बूट सिर्फ दिखाई देता है उनका। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी अपनी पार्टी और देश के लिए कितने समर्पित हैं। इसी दिल्ली में जहां मोदी आज ठाठ बाट के साथ प्रधानमंत्री के शानदार सरकारी आवास में रहते हैं, उसी मोदी ने कभी इसी दिल्ली में एक सांसद के बंगले पर सर्वेंट क्वार्टर में दिन गुजारे, वो भी बिना लाइट और बिना पंखे के। यह बात जितनी हैरान करने वाली है, जितनी हैरान आपको कर रही है, उतनी हैरान मुझे भी कर रही है। लेकिन आप सुनिए कि मोदी के दोस्त रहे एक बिजनेसमैन एमएल मित्तल ने उनके जीवन के संघर्षों के बारे में क्या बताया। आपको बहुत बधाई हो, आप तो बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल हो गए, आपके पीछे तो पूरी टीम चलती होगी, 2-4 गाड़ी चलती होगी, बढ़िया होगा। बोला नहीं मित्तल जी कुछ नहीं है, मैं तो टूटी फूटी एक ऑफिस की गाड़ी उसमें बैठ के तो आया हूँ, और रहने को मैं एक एमपी के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। एमपी सर्वेंट क्वार्टर में मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं कि एमपी के क्वार्टर में रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया समथिंग। तो मैंने वो एड्रेस बताया था, नाम बताया था एमपी का, तो मेरे ड्राइवर को गाड़ी को उस रोड पर गए। वहां पर तो बाद में वहां एक आदमी खड़ा था, नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, बोले वहां पीछे सर्वेंट क्वार्टर में है। तो गया वहां तो एक पजामा सा पहन करके, गर्मी का टाइम, न पंखा न बत्ती, पंखा, और वो लिख रहे थे छोटा सा लाइट जला करके। तो मुझे देखते ही बोले आप, उसको कहा नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मुस्कुराए। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। शायद आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का कि मैं एक एमपी के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूं, वो भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। आप ये एमपी तो आपको सब सलाम करते हैं, बोले यू आर द लीडर। तो बोले ऑफिस में आई एम द बॉस, घर में तो इन्होंने मुझे जगह दे रखी है, ये बहुत बड़ी इनकी मेहरबानी है। पीएम बनने के बाद मोदी एक तरफ भारत के लोगों की तरक्की के लिए जनहित में दिन रात काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की सेहत सुधारने के लिए पीएम मोदी को राष्ट्रहित में कई बड़े और कड़े फैसले भी लेने पड़े। ये फैसले लेने बिल्कुल भी आसान नहीं थे, क्योंकि आजादी के बाद से किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि इन मुद्दों का वो जिक्र भी कर। उस पर फैसला लेना तो बहुत दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं छेड़ते थे। उनको लगता था कि अगर इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी, इस मुद्दे का जिक्र कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कोई ये सोच नहीं पा रहा था, जो कर नहीं पा रहा था, वो पीएम मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी ने ना सिर्फ राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा, और उसके लिए उन्हें जो भी फैसला लेना पड़ा उन्होंने लिया। आप देखिए कि 370 के नाम से केंद्र की सरकारों को बुखार आ जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में 370 को खत्म कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अत्याचार से बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव वो लेकर आए और उसे खत्म किया। जब देश की आर्थिक सेहत को नकली नोट छापकर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पीएम मोदी नोटबंदी का फैसला लेकर आए और देश को उन्होंने बचा लिया। जीएसटी का फैसला पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स की थीम पर चलते हुए जीएसटी नाम का नया टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। पीएम ने सेना में जवानों की कमी पूरी करने के लिए जोशीले अग्निवीरों को भर्ती का नया मॉडल बनाया और पड़ोसी देशों के आने वाले शरणार्थियों के लिए सीए कानून में बदलाव किया। मोदी सरकार में जब जब देश पर आतंकी हमले हुए, तब तब आतंकी अड्डों पर भारत ने कहर बरपाया है। भारत ने न सिर्फ सरहदों की फिक्र की, न युद्ध का डर सताया, और आत्मरक्षा और भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकियों की कब्र खोली। पुलवामा से पहलगाम तक हर हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक चला। यह है मोदी की ताकत, और यह मोदी ने वो सब कर दिया जो पहले कोई सोच भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से गरीबों को इसलिए सचमुच फायदा होता है क्योंकि गरीबी, तंगहाली और रोजमर्रा की मुसीबतों को पीएम मोदी ने खुद झेला हुआ है। जो आदमी खुद निकल कर आता है ना जमीन से, गरीबी से, लाचारी से, भूखमरी से, परेशानी से, जिसको अच्छा स्कूल नहीं मिलता है, उसको सब पता होता है, क्योंकि वो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा नहीं होता, वो एसी वाले स्कूल में नहीं गया होता है, उसे घर से बाहर जब वो निकलता है तो एसी वाली गाड़ी इंतजार नहीं कर रही होती। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब पता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि जमीनी आदमी सब समझते हैं।
आज देश का प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को शानदार सरकारी बंगले में रहना पड़ता है, करोड़ों की गाड़ियों और हवाई जहाज से वो यात्रा भी करते हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी को ये प्रोटोकॉल निभाने की बंदिश नहीं होती तो पीएम मोदी इसी दिल्ली में अपनी जीवन कैसे जी रहे होते, इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं। पीएम मोदी के दोस्त एमएल मित्तल साहब ने बताया कि एक बार पीएम मोदी आरएसएस के 4-5 कार सेवकों के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर गए और मित्तल साहब के घर पर ही रुके हुए। वहां पर मोदी का रहन सहन और कार सेवा देखकर मित्तल साहब भी हैरान रह गए। सुनिए सर। टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। तो 4-5 आरएसएस के थे, वो भी थे। तो वहां पर मकान में 4 ही बेडरूम, एयर कंडीशनर, अटैच टॉयलेट, बाथरूम थे। बाकी एक प्रेस वेस्ट करने का रूम रहता, वैसा था। मैं बोला भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं। क्यों? उनसे 4 बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखे घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है। क्यों? बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। वो नहीं बोलो हमारे ही स्टाफ आते थे सुबह 7 बजे चाय कॉफी बनाए और वो 5 बजे उठ के सबके लिए चाय बना करके और टेबल लगा करके ब्रेकफास्ट की 6:30 बजे रख देते थे। जब मुझे मालूम हुआ, वो देखा, मैं कही आप गलत कर रहे हैं। बोले मेरा तो काम है जी, वो आपका काम नहीं हो सकता। अब मेरे घर में तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, इस काम में मत रोकिए, मैं फिर आपके पास रहूंगा नहीं। मेरा मॉर्निंग, दिस इज माई मॉर्निंग स्टार्ट। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2014 से आज की तारीख तक के दौर को बीजेपी का स्वर्णिम युग कहा जा रहा है और शायद मोदी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक या उसके बाद भी बीजेपी के स्वर्णिम युग का दौर चलता रहे, क्योंकि 12 साल के बाद भी मोदी की लोकप्रियता देश भर में कैसे बनी हुई है ये आपको पता है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं दिखाई देती। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में वो लोकप्रिय थे, आज भी उनकी लोकप्रियता साथ में आसमान। जैसे जैसे मोदी की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मोदी मैजिक का जलवा अभी भी कैसे बरकरार है। आप देखिए कि बंगाल में वो हो गया जो मोदी से पहले वाली बीजेपी कभी कर नहीं पाई थी, सोच नहीं पाई। बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम बन गया है। आप देखिए कि बिहार में जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो कुर्सी पर बने रहने के लिए वो पाला बदलने से नहीं हिचकते हैं, और उन्होंने बार बार ऐसा करके भी दिखाया था, कभी लालू के साथ तो कभी मोदी के साथ, कभी लालू से नाराज तो कभी मोदी से नाराज। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सीएम की गद्दी छोड़ने को मोदी मैजिक ही बताया जा रहा है, जिसके बाद बिहार में बीजेपी का पहला सीएम बन गया है और ओडिशा में भी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है। यह सब कुछ मोदी की मेहनत और वक्त के सही इस्तेमाल की वजह से हुआ है। मोदी एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं बॉस। उनकी पार्टी 12 महीने चुनाव के मिशन में जुटी रहे और आप देखिए कि मोदी कैसे अपना एक एक मिनट देश के लिए खपा देना चाहते। मोदी ने अंग्रेजों के समय का लाल बत्ती वाला क्लब बंद करने का फैसला ले लिया है। जिमखाना क्लब, आप जानते होंगे, जिमखाना क्लब केस में मोदी पीछे नहीं हटेंगे। क्लब कल्चर का ये जो स्पेशल चैप्टर है आज आपको दिखाने वाला। दिल्ली के बीचों बीच लुटियंस के इलाके में 27.3 एकड़ पर बना हुआ है ये दिल्ली जिमखाना क्लब, इसका नाम है, बहुत फेमस है। कभी आप दिल्ली आए होंगे और नहीं भी आए होंगे तो आपने सुना होगा इस क्लब के बारे में, जो कि ब्रिटिश राज में अंग्रेज अफसरों के शौक पूरे करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद इसे सत्ता और रसूखदार लोगों का पावर सेंटर कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्लब का मेंबर बनने के लिए 30 से 40 साल की लंबी वेटिंग चलती है। 30 से 40 साल की वेटिंग चलती है। दावा तो यह है कि इस क्लब में सदस्यता के लिए एलीट घर में बच्चों के जन्म के साथ मेंबरशिप अप्लाई करने पर 30 साल बाद नंबर आता है। और इस क्लब का मेंबर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका सरनेम, नेटवर्क और सोशल सर्कल भी देखा जाता है। बहुत से लोग मजाक में कहते हैं कि आईएएस बनना आसान है, लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब का मेंबर बनना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि जब यह क्लब इतना अहम है तो केंद्र सरकार इसे खाली क्यों करवाना चाहती है। आज क्लब के लोग केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कोई बड़ी राहत उन्हें नहीं मिली। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर सरकार की तरफ से 2 दलीलें दी गई हैं। पहली, प्रधानमंत्री निवास और आसपास के इलाके में मौजूद रक्षा संस्थानों की सुरक्षा, और दूसरी, इस क्लब के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी के गंभीर आरोप। इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं।
लेकिन उससे पहले क्लब खाली करने का पूरा विवाद समझिए। 22 मई को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली जिमखाना क्लब को एक नोटिस मिला। इस नोटिस में 5 जून तक क्लब कैंपस को खाली करने का आदेश लिखा हुआ था। इस नोटिस को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से आने वाला LNDO यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से भेजा गया। इसके मुताबिक यह जमीन मूल रूप से तत्कालीन इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को सामाजिक और खेल क्लब चलाने के लिए लीज पर दी गई। अब भारत की राष्ट्रपति ने लीज डीड के तहत क्लब की लीज खत्म करने और परिसर को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है, यह जगह प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा और रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी। इस आदेश के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, जहां क्लब को राहत नहीं मिली। हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस पर जवाब मांगा है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 जून को क्लब की जमीन का जबरन कब्जा नहीं लेगी। हम लोग अपनी कॉलोनियल लेगेसी को हटाकर, इंपीरियल लेगेसी को हटाकर वहां पर आत्मनिर्भर भारत के आइकॉन्स को स्थापित कर रहे हैं। अब तो पुरानी पार्लियामेंट के बदले नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन चुकी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं, एलीट लोग हैं, जिनको बड़ी परेशानी हो रही है, पर यह बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है वीवीआईपी मानसिकता और एलिटिज्म पर। दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ये क्या करवा रही है। अरे क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्यों जिमखाना क्लब को बंद करवाने पर चली है? क्यों तुली हुई है जिमखाना क्लब को बंद करवाने पर? केंद्र इतनी जल्दी में क्यों है? वगैरह वगैरह तमाम बातें की जा रही। दरअसल हुआ यह है कि क्लब को नोटिस 22 मई को दिया गया था, जिसमें 5 जून तक का समय दिया गया है। और इस हिसाब से देखें तो दिल्ली जिमखाना के पास करीब 14 दिन का समय है। 14 दिन का समय होने के बावजूद यह माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी। 14 दिन का समय है ना जी, खाली कर दें। 14 दिन कम होता है, आधा महीना होता है। जिसकी जमीन है उसको सौंप दीजिए, लीज खत्म। लेकिन इस क्लब की 2016 से लेकर 2020 के दौरान कई जांच भी हुई है, जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। साल 2016 में दिल्ली जिमखाना क्लब के कुछ मेंबर्स की शिकायत पर MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जांच शुरू की। और दरअसल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। इसलिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की टीम ने क्लब के 2011 से लेकर 2019 तक के कई साल के रिकॉर्ड्स की जांच की। इसमें क्लब के पब्लिक डिपॉजिट में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके अलावा क्लब के निर्देशकों पर अवैध नियुक्तियों को लेकर करप्शन के आरोप भी लगाए। मार्च 2020 में सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मेंबरशिप फीस और काउंटिंग को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके अलावा क्लब के अंदर निर्माण को लेकर कानूनी आदेशों के पालन न करने जैसे आरोप भी शामिल। अप्रैल 2020 में MCA ने NCLT में एक याचिका दायर की थी, जिसमें क्लब की मैनेजमेंट हटाने और सरकारी नियंत्रण की मांग की गई। NCLT की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने क्लब पर आरोप लगाया कि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि क्लब की गतिविधियां व्यायामशाला से मधुशाला में तब्दील हो गई। और दिक्कत सिर्फ शायद मधुशाला से भी नहीं है, लेकिन यह जगह अब PM हाउस की सुरक्षा इंतजाम के लिए चाहिए तो दीजिए। इसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा। और इसमें इफ एंड बट की जरूरत भी क्या है? क्लब के मैक्सिमम सदस्य बड़े बड़े करोड़पति घरों से आते हैं, तो जमीन लेकर कहीं भी क्लब बना सकते हैं। दिल्ली के बीचों बीच ही ऐसा क्लब क्यों चाहिए इनको, वो भी मामूली रेंट पर, सरकारी खजाने को चूना लगाकर। इस बारे में कांग्रेस के नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा है यार, ये तो एलीट क्लास के लोग हैं, इनके बारे में मुझे गरीब आदमियों की बात करिए मुझसे। ये एलीट क्लास के लोग हैं, इनसे क्या होना है? जिमखाना से क्या हो रहा है? जिमखाना में क्या है? जिमखाना भाई ये एलीट क्लास लोगों के चोचले हैं, इसके अलावा कुछ है इसके अंदर? देखिए, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक कितनी पुरानी क्लब है और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग मेंबर्स हैं, लेकिन जिमखाना क्लब को ख़त्म करने के लिए तो अकेला यही काफ़ी है कि जिमखाना क्लब ने राहुल गांधी को अपना मेंबर बना लिया है। जिमखाना क्लब की कमेटी का इससे बड़ा दोष भला और क्या हो सकता है कि वो राहुल गांधी को उसका मेंबर बना ले और प्रधानमंत्री के करीबी लोगों को मेंबर ना बनाए।
दिल्ली जिमखाना क्लब की कमाई भी है भाई। आपको इस क्लब की कमाई और किराए के बारे में बताता हूं, जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। 1928 से 2023 तक करीब 95 वर्षों तक इस क्लब का किराया मात्र 409 रुपए 50 पैसे सालाना बताया गया। मात्र 409 रुपए 50 पैसे, जबकि लुटियंस दिल्ली के इलाके में 27 एकड़ की जमीन का बाजार रेट कम से कम 1000 करोड़ रुपए। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार के LNDO विभाग यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने यह किराया बढ़ाकर करीब 4 करोड़ सालाना कर दिया। इस किराए को 2018 से लागू किया गया, लेकिन क्लब ने यह बढ़ा हुआ किराया नहीं दिया। नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। और अब तक क्लब पर जो बकाया किराया है वो 47 करोड़ 58 लाख रुपए हो चुका है। इसे लेकर LNDO ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 3 नोटिस दिए। क्यों नहीं दिया गया किराया? शायद इसलिए कि इतने पावरफुल लोग बैठते हैं यहां पर, कोई मामूली आदमी बैठते हैं यहां पर। आपको मालूम है ना, जो लोग वहां पर बैठते हैं उनको फर्क पड़ता है, कर लो जो करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कुछ बिगड़ने वाला है। ये मेंटेलिटी वाले लोग वहां पर बैठते हैं। सिस्टम में बैठे सो कॉल्ड जो क्रीमी लेयर है, ऐसे लोग। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, इसने सारे वीवीआईपी कल्चर एक एक करके खत्म कर दिया। लाल बत्ती को उतरवा दिया, मंत्रियों के कार्यालय से चपरासी बेल हटवा दिया। सोचिए कि पहले बेल बजाकर अपने अर्दली को बुलाने की एक परंपरा थी। आपको याद होगा, कभी सरकारी ऑफिस में गए होंगे तो ऐसे मारते थे ना जोर से, इतने में आ जाता था अर्दली, फिर कहते थे जाओ चाय लेकर आओ, जरा ये काम करो वो काम करो। हटवा दिया मोदी ने, बोले ये सब नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने ये सब बंद कर दिया, क्योंकि ये समाज के उस 4th ग्रेड या कहें कि आखिरी पायदान पर खड़े इंसान के सम्मान से सीधा जुड़ा हुआ मामला। कोई अर्दली है तो क्या उसका सम्मान नहीं होता है? सबका सम्मान है। आपको बुलाना है, ऑफिस का काम है तो नाम लेकर बुलाइए, बोलिए फलाना आओ अंदर, घंटी बजाइए। गजब था। इतना ही नहीं, रेलवे और एयरपोर्ट पर फालतू के जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल थे उसको भी खत्म कर दिया गया। खत्म करो, सबको हटाइए। महिलाओं को, बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी गई, शौचालय बनवाकर उन्हें दे दिया गया। देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का इज्जत घर उनको मिल गया। जब कोई प्रधानमंत्री इस लेवल पर जाकर सोचता हो तो वो सो कॉल्ड लाल बत्ती क्लब वालों के सामने झुक जाएंगे। आप सोचिए, और मोदी जी झुक जाएंगे? कदापि नहीं। अब आप जिमखाना क्लब की कमाई भी जान लीजिए। मार्च 2024 तक क्लब की जो कुल संपत्ति थी वो लगभग 129 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा इसमें 162 करोड़ रुपए के निवेश भी थे, जिसका बाजार मूल्य 217 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। क्लब के बैंक अकाउंट में कैश और फिक्स डिपॉजिट मिलाकर करीब 26 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हर महीने क्लब की औसतन कमाई करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके बावजूद क्लब ने पिछले 7 से 8 साल से किराया नहीं भरा है। एमसीए की रिपोर्ट में आरोप है कि क्लब का मैनेजमेंट अपनी सालाना आय का 3% हिस्सा भी खेलकूद जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च नहीं करता। दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत 3 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में हुई। उस दौरान यह क्लब खासतौर पर ब्रिटिश अफसरों और एलिट क्लास अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। 1930 के दशक में भारत के वायसरॉय लॉर्ड विलिंगटन की पत्नी लेडी विलिंगटन ने क्लब को 21,000 रुपए देकर स्विमिंग पूल बनवाया था, ताकि मैडम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सके। आजादी के बाद क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और इसका नाम दिल्ली जिमखाना क्लब हो गया। इसके बाद इस क्लब में भारतीय अफसर, सैन्य अधिकारी, नेता और बड़े बड़े कारोबारी और राजनेता जुड़ने लगे। देखते ही देखते यह क्लब दिल्ली का एक पावर सर्किट बन गया। दिल्ली जिमखाना क्लब की वेबसाइट के मुताबिक यहां पर 26 ग्रास टेनिस कोर्ट है। 26 टेनिस कोर्ट, आप सोच रहे हैं, वो भी घास वाले। इसके अलावा स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल, 3 लाउंज बार और 43 कॉटेज मौजूद है यहां। मतलब एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में अलग दुनिया है। आपको पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर ये सब कुछ है। अगर अंदर कभी गए नहीं होंगे, गए कैसे होंगे? आसानी से घुस जाएंगे क्या यहां पर? सरकार किसी की भी हो, पीएम-सीएम कोई भी हो, क्लब चलता रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। ऐसे क्लब ज्यादातर उसी इकोसिस्टम को
रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर पावरफुल लोग बैठते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि भैया हम दिखाएंगे कर। नरेंद्र मोदी के रहते यह सब नहीं चलेगा, मोदी जी ने बता दिया। फिलहाल दिल्ली जिमखाना क्लब का संचालन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के 2022 के आदेश के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक जनरल कमेटी कर रही है। यह व्यवस्था तब तक लागू है जब तक निर्वाचित समिति कार्यभार नहीं संभाल लेती है। अब मामला अदालत में है। एक तरफ सरकार है जो इसे सुरक्षा और प्रशासन का मुद्दा बता रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली जिमखाना को एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि खेल और संस्थागत विरासत का हिस्सा मानते हैं। तो ये सब चल रहा है, लेकिन मोदी जी छोड़ेंगे, आपको लग रहा है? पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा शुभेंदु सरकार ने गजब ही कर दिया है। अवैध घुसपैठियों में भारी भगदड़ मची हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भागम भाग मची हुई है। दीदी के समय बंगाल का बाबू सोना गुंडा अब निक्कर में शुभेंदु की पुलिस उससे परेड करवा रही है। पब्लिक ठहाका लगा रही है। कोलकाता का यह स्पेशल चैप्टर है। पश्चिम बंगाल में यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर नॉनस्टॉप एक्शन जारी है। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ ताबड़तोड़ फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि बंगाल में गुंडे माफियाओं की बैंड बजी हुई है। 9 मई को हुए शपथ ग्रहण के दौरान जो ट्यूनिंग शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ में देखने को मिली थी, सीएम योगी वाला वही एटीट्यूड अब शुभेंदु अधिकारी के काम में भी नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरह ही शुभेंदु अधिकारी का मैसेज भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठिए हमारे दामाद नहीं है जो उनको बिठाकर खिलाते रहेंगे। इस मैसेज के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मची। कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई अपनी जान बचा रहा है, कोई कह रहा है कि भैया पकड़ लेंगे तो डाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। आप देखिए कि बंगाल में क्या क्या चल रहा है। अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बना दिए गए, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशियों ने भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ टीएमसी राज के कुख्यात अपराधियों की परेड निकाली जा रही है। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में शुभेंदु अधिकारी भी सीएम योगी की तरह ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। अब तो खुलेआम दंगा और उपद्रव करने वालों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। एनआईए की टीम ने बंगाल में आज कौन से केस में बड़ा एक्शन ले लिया, यह आपको बताने वाला। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम कहां तक पहुंच गया है। जो पहले 15 सालों से फंसी हुई, दबी हुई पड़ी थी, धूल चाट रही थी, उन्हें 15 दिन में कैसे निपटा दिया गया, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। सड़क पर नमाज, लाउडस्पीकर की आवाज और वंदे मातरम पर सख्त फैसले लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी का फोकस अब किस पर है, शुभेंदु अधिकारी ने आज कौन कौन से बड़े फैसले ले लिए, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। इसके रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कैसे बदलाव आ रहा है, उनकी तस्वीरें उत्तरी 24 परगना जिले से सामने आई है। जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी की सरकार खोज नहीं पा रही थी, जिसे बंगाली अस्मिता के दायरे में ढकने की असफल कोशिश हो रही थी, वही घुसपैठिए अब खुद ही सामने आ गए। अपने पूरे परिवार के साथ बोरिया बिस्तरा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए। खुद से बता रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है। पहले कहते थे कि बांग्लादेशी हैं, लड़ने के लिए आ जाते थे ऐसे हाथ बांधकर। अब देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। खुद कह रहे हैं कि हाँ भैया हम बांग्लादेशी हैं, पहुंचा दीजिए। हम बीएसएफ से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बॉर्डर पार करवा दे, क्योंकि पता है ना कि अब सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। ये डर है बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार। अभी तक जिन घुसपैठियों को खोजा जा रहा था, एसआईआर किया जा रहा था, छापे मारे जा रहे थे, वही घुसपैठिए एक्शन के डर से बॉर्डर पहुंच गए। खुद से दौड़ दौड़ कर पहुंच रहे हैं। अब उठाकर नहीं ले जाना पड़ रहा है इन लोगों को, अब ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है। इनको पता है कि ढूंढ निकालेंगे अगर दबे रहेंगे, छुपे रहेंगे। ये तब हुआ है जब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब एक भी अवैध बांग्लादेशी बंगाल में नहीं रहेगा। होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और डिपोर्ट किया जाएगा। एक बात बहुत साफ कर देनी जरूरी है, भारत अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों, वहां की बिजनेस कम्युनिटी, प्लेयर्स या टूरिस्ट किसी भी वैसी इज्जत करता है जैसा कि दूसरे देशों। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी फर्जी तरीके से भारत में घुसाए हैं, जो घुसपैठिए, उन्हें डिपोर्ट करने, भगाने की बात हो रही है। अब आपकी इज्जत कितनी भी हो दुनिया के किसी भी देश में, लेकिन आप अवैध तरीके से घुसेंगे तो भगाएंगे ही ना लोग। ऐसे बांग्लादेशियों के साथ हो रहा है। अरे बांग्लादेश के लोगों के साथ थोड़ी ना दिक्कत है, दिक्कत वो है जो छुप छुप कर आ गए, जो घुसपैठिया बनकर बसे हुए देश में।
जो यहां के लोगों के हक को मार रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार के अभियान के बाद उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए पहुंच गए। इसमें ज्यादातर अपने परिवारों के साथ, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये लोग बीएसएफ कैंप में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं ताकि उन्हें बांग्लादेश भेजा जा सके। इसमें से कई लोग अपना बांग्लादेश का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। इनमें से कई लोग 10-10 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। सोचिए कि 10-10 साल से, और तब किसी की हिम्मत थी कि बोल देता कि बांग्लादेशी हो? कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि वहां की सरकार, वहां का सिस्टम संरक्षण दे रहा। कह रहे थे कि भाई साहब कोई बांग्लादेशी है ही नहीं, सब यहीं के बंगाली। और ऐसे करके जो बंगाल के रहने वाले मूल निवासी हैं, मूल लोग हैं, उनके हक पर कब्जा जमाए बैठे बैठे। ये खेल चल रहा था, बड़ा खेल चल रहा था, डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा था। आईडी बनवा रहे हैं ये सब लोग अभी जाकर, कह रहे हैं कि देखिए हमने आईडी बनवाई थी, लेकिन हम हैं नहीं यहां के। सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे सब। मतलब भारत के टैक्सपेयर्स के पैसे, यहां के लोगों के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये लोग लूट रहे थे। उठा नहीं रहे थे, लूट रहे थे। ये किसी अवैध व्यक्ति को दिया जा रहा था और देने के पीछे जो हाथ थे वो हाथ सब अब निकल गए। लेकिन अब जब शुभेंदु सरकार सख्त हुई है, नई सरकार बनी है प्रदेश में, तब सब खुद ही भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देख लीजिए हमारा पर्चा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हम तो बांग्लादेश से आए हैं भैया, हमको बांग्लादेश पहुंचा दीजिए। पहले वोट देने के लिए तैयार रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे। आप बात करेंगे ना कभी बंगाल में रहने वाले मूलतः जो बंगाली लोग हैं या वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं कि भैया ये लोग हमारे हक को मार कर बैठे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग रहे। क्यों? क्योंकि घुसपैठिए ना। कोई ऐसा थोड़ा ना कि पैसा लेकर आए थे यहां बिजनेस खड़ा करने के लिए, बांग्लादेश से कमाने के लिए यहां पर आए थे डिग्री लेकर। ये सब घुस कर आ गए थे और छुप कर रह रहे थे। और इनका आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनाने वाले लोग इन लोगों को मिल जा रहे थे, मौज ले रहे थे 10-10 साल से। हाकिमपुर बॉर्डर पर कैसी अफरा तफरी मची वो मैंने आपको दिखाया। टाइम्स ऑफ नवभारत की संवाददाता पूजा मेहता भी आज वहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है। एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं। और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हाकिमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब लोग खुद मान रहे हैं कि वहां वो अवैध तरीके से बांग्लादेशी बनकर रह रहे थे, बांग्लादेश के हैं लेकिन यहां अवैध तरीके से रह रहे थे। यही बात जब पहले कही जा रही थी तो ममता बनर्जी से प्रोपेगेंडा बताती थी, लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली और शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि एक भी घुसपैठिए को छोड़ेंगे नहीं। सुनिए आज शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये अंदाज देख रहे हैं, ये तरीका देख रहे हैं। मतलब कौन रहेगा घुसपैठिया, सबको पता है कि ये छोड़ने वाले नहीं है भाई। हुमायूं कबीर तो पहले ही ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं।
आज जब बंगाल से अवैध घुसपैठियों को भगाया जा रहा तो वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही यहां रहने का हक है। सुनिए कि हुमायूं कबीर के जुबान कैसे बदले। कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचिए कि ये वो नेता है जो कभी मानते ही नहीं थे कि घुसपैठिए रहते हैं पश्चिम बंगाल में, आज अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे जुबान से बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। मुख्यमंत्री जो आया उसने कहा कि किसी को रहने दामाद नहीं हो जी कि बिठा के खिलाएंगे दाल भात सन्ना है। घुसपैठियों में ऐसी भगदड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी है। उन्होंने 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 सेंटर बनाए भी जा चुके हैं। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा भी गया है। वहीं मालदा में बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। यहां पर भी 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया, जिसमें से 2-3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इस होल्डिंग सेंटर में कई रातों तक इन्हें रखने और इनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी की निगरानी लगाई गई है। कई स्तर पर व्यवस्था की गई है। 12 पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है ताकि कोई गड़बड़ी नहीं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, मुस्लिम ब्रदरहुड दो पहाड़। ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड ने किया आग में घी का काम। अब ट्रंप क्या करेंगे? फिर से भद पिटवाएंगे या मुनीर को सबक सिखाएंगे? पाकिस्तान का सौदा करके आ गए शहबाज और मुनीर। चीनी अली बाबा के सामने 40 पाकिस्तानी चोरों का चैप्टर क्या है वो आपको बताऊं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड नाम का जो जिन बोतल से निकाला है, उसने मुस्लिम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स हिलाकर रख दी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वेस्ट एशिया के कई मुस्लिम देश हैरान और परेशान हैं। क्या करें और क्या ना करें ये सोच रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर जैसे देश टेंशन में है और टेंशन भी बहुत बड़ी है क्योंकि इन देशों ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का अनिवार्य अनुरोध यानी कि मैंडेटरी रिक्वेस्ट इनसे किया जा रहा है। मतलब ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि बोला जा रहा है कि करो, मानना जरूरी है। ट्रंप की इसी लैंग्वेज ने इन मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है। क्यों माना? माफ कीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। क्यों माने भाई? और ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है ये भी आज आपको बताने वाला। ट्रंप ने भी मना करने वाले देशों की लिस्ट बना ली है। अब ट्रंप बदला लेने के मूड में है। मतलब कह सकते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए लठ लेकर खड़े हो गए। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का यह फरमान किसी बुरे सपने की तरह। पाकिस्तान अगर इस पर साइन करता है तो वो किसी डिप्लोमेटिक जीत का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि खुद अपने ही बुने चक्रव्यूह में ऐसा फंसेगा कि इसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाए। सऊदी पाकिस्तान जानते हैं कि जो भी पहले साइन करेगा वो मुस्लिम ब्रदरहुड का गद्दार कहलाएगा। अब पाकिस्तान के सामने अजीब सी हालत है। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है, और अगर बात मान लेता है तो मुल्क के अंदर ही लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसे खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चीन के सामने नाक रगड़ने गए। बदले में कौन सी खैरात लाए हैं, आज इसका पूरा चैप्टर आपके सामने खोलने वाला। सारा मामला समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिरकार ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है और क्यों ट्रंप इसे मुसलमान देशों के सामने रख रहे हैं और उनसे मनवाना चाहते हैं, और मुस्लिम देश क्यों इनकार कर रहे हैं। साल 2020 में जब ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में मिडिल ईस्ट में एक समझौता कराया था, इसे नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ती की वो ऐतिहासिक डील है जिसने मिडिल ईस्ट के पुराने समीकरणों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड ही क्यों रखा गया ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों ही धर्मों की जड़ें पैगंबर अब्राहम से जुड़ी हुई है। तीनों ही धर्म उन्हें अपना पूर्व मानते हैं और इसीलिए तीनों धर्मों को अब्राहम रिलीजन भी कहा जाता है। पुरानी दुश्मनी बुलाकर तीनों धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। इस समझौते से पहले तक पूरे अरब में सिर्फ 2 ही देश थे, मिस्र और जॉर्डन,
जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और बहरीन जैसे बड़े खाड़ी देश भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं और इसके बाद मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ है और अमेरिका ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई। अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें खाड़ी के और देशों को जोड़ने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ट्रंप सुझाव नहीं दे पा रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे करो। हम कह रहे हैं साइन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, जिसका मन है वो भी करे, जिसका मन नहीं है वो भी करे। जिनका नाम लिस्ट में है सबको साइन करना ही होगा, यह ट्रंप का फरमान समझ लीजिए आप। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने के लिए मुस्लिम देशों की पूरी लिस्ट बनाई हुई है और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का अल्टीमेटम दिया है। उनके पहले आपको यह बता दूं कि नाम क्या है और कौन कौन से देश को यह फरमान जारी किया गया है। फिर बताऊंगा कि ट्रंप का यह मिशन उनके फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गले की हड्डी क्यों बना हुआ है। इसमें पहले नंबर पर सऊदी अरब है। वहीं सऊदी अरब जिसने ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका और इजराइल को उकसाया, अब ट्रंप सऊदी अरब से कह रहे हैं कि डील साइन करो या नहीं तो ईरान वाली डील से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। दूसरे नंबर पर कतर है, मिडिल ईस्ट का वो देश जहां पर अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ईरान अमेरिका के बीच पीस के लिए इस्लामाबाद में वार्ता करवा चुका है। चौथा है तुर्की, नेटो का मेंबर है जो इजराइल को आतंकी देश कह चुका है। पांचवां है इजिप्ट, छठा है जॉर्डन और इसके बाद ट्रंप ने यूएई और बहरीन को भी साथ देने के लिए कहा है जो पहले ही अब्राहम अकॉर्ड के मेंबर है। और इन सब के बाद ट्रंप ने ईरान से भी कह दिया है कि वो इस समझौते में शामिल हो और इजराइल को देश मानकर जंग खत्म करे। मतलब 9 देश और सब के लिए एक कंडीशन। ट्रंप ने साफ लफ्जों में एक शर्त रख दी है, ऑल ओवर नथिंग। या तो मान लो या फिर कुछ नहीं, यानी कि सभी 9 देश एक साथ इस समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर यह पूरी डील हमेशा के लिए रद्द की टोकरी में डाल दी जाए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, यह ट्रंप का फरमान है। पर इफ एंड बट चालू है। ट्रंप ने जब से अपनी अपनी मांग सामने रखी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों कह रहे हैं कि हम इस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं और इस पर साइन भी नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान ने जिस अमेरिका की जी हुजूरी में जमीन आसमान एक कर दिया था, उसी ने जमीन पर लाकर पटक दिया है। जिन डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज से लेकर ईरान के साथ जंग में मध्यस्थता तक का दांव खेला गया, उसी ने हमेशा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है कि दर्द सहा भी नहीं जाए और किसी से कहा भी नहीं जाए। पाकिस्तान है, ट्रंप की बात मान ली तो मुस्लिम ब्रदरहुड का तमगा उतर जाएगा और नहीं मानी तो ईरान टाइप हाल ना हो जाए, यह डर सता रहा है। अभी तक पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके मूल उसूल के खिलाफ हो। माने पाकिस्तान को इजराइल से दोस्ती कबूल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह बात तब आई है जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन में शी जिनपिंग के पास मौजूद। मतलब आप सब क्रोनोलॉजी और लोकेशन देखते जाइए कि आज ही पाकिस्तान के जो मंत्री हैं इशाक डार न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वैसे तो नाम के लिए वो यूएनएससी की सुरक्षा और शांति पर होने वाली ओपन डिबेट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, पर क्या पता ये ट्रंप का समन हो। खबर है कि सऊदी अरब ने भी ट्रंप की मांग को नकार दिया है। सऊदी का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिल जाती है वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। मतलब वो 2 देश जो ईरान में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के करीबी बने हुए थे, अब उन दोनों को ट्रंप ने लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।